गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12th के क्रैश कोर्स में मैं डॉक्टर कुमारी उषा हाई स्कूल चाकन से तुम सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा तुम जानते हो कि फरवरी 2022 से ही तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है, तो इसके लिए हम सब क्रैश कोर्स के थ्रू जितनी अधिक मात्रा में और जितनी तेज़ी से तैयारी कर सकते हैं उतना अच्छा हम किसी और तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्रैश कोर्स का मतलब हुआ जस्ट अ क्विक रिवीजन मेथड। तो आज उसी मेथड को हम अप्लाई करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए आज हम इस चैप्टर को, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक है, पहली पार्ट है। इस पार्ट में जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि जो हमारा टाइटल है वो अपने आप में ही बता रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है और ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पर, एक सिंपल हम जान लें कि रिप्रोडक्शन क्या है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ अगर सिंपल एक क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रिप्रोडक्शन या व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, अगर इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। साथ ही आप ये डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये डायग्राम देखिए बच्चों, क्योंकि डायग्राम जो होता है बायोलॉजी का मोस्ट इसेंशियल पार्ट होता है और डायग्राम के थ्रू अगर हम 3 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम चाहे कितना भी कुछ लिख लें, हमें उसमें मैक्सिमम 1 से 1.5 नंबर ही मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं तो हम पूरा का पूरा नंबर गेन करने के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि डायग्राम से कोई भी चीज़ जो होती है वो हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करती है। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या है, डिफाइन एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका मतलब कि उसमें वो सभी चीज़ें होंगी जो एक लिविंग में होती हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पिरेशन, और उसके बाद जो रिप्रोडक्शन का जो एक मेथड होता है वो सारा होगा। साथ ही गिव्स राइज टू यंग वन, क्या देते हैं उसमें, वो क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हम बायोलॉजिकल टर्म में ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। बच्चों साथ ही साथ आप टर्म को भी समझते चले। ऑफ स्प्रिंग मीन्स बच्चे, सिमिलर टू इटसेल्फ, किसके समान, बिल्कुल अपने ही समान। ऐसे भी आप जानते हैं कि मनुष्य के बच्चे मनुष्य के समान ही होते हैं और जानवरों के बच्चे जानवरों के समान ही होते हैं। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, यानी जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, मीन्स एक फिक्स एज की ओर आते हैं, जिससे उनके अंदर फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली भी हम कह सकते हैं, वो एक तरह से उनका एक स्टेज आ जाता है। और उसके बाद वो क्या होते हैं, इंटर्न और बदलते हैं किसमें, प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, यानी वो फिर से एक नए ऑफ स्प्रिंग की ओर आ जाते हैं, यानी वो जो बच्चा था वो फिर से बच्चे को जन्म देता है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ। क्या है? साइकिल है, मीन्स रोटेशन मेथड, रोटेट होते रहता है। इट इज अ साइकिल बर्थ ऑफ ग्रोथ एंड डेथ, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। आपको पता ही है कि रिप्रोडक्शन को अगर हम कॉमन भाषा में हम समझें तो ये हर एक जीव जानता है कि हम कोशिका के बने हुए हैं और हमारी कोशिका एक न एक दिन डाई करेगी, यानी उसकी कैपेसिटी टू वर्क वो जो होती है वो छीन होती जाएगी, कमती जाएगी और धीरे धीरे कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, और इसी को हम डेथ कहते हैं। तो ये उनकी अंदर ये होती है इच्छा कि अगर हम इस धरती से चले गए तो इस धरती पर मेरे समान ही जीव रहे। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अपनी नोट्स, अगर हम बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं, अगर आप अभी बना रहे होंगे 12th में, तो आप ये सोचते हैं कि मेरा नोट्स किसी अच्छे स्टूडेंट तक पहुंचे जिससे कि मेरी मेहनत का वो लाभ उठा सके। तो सेम लाइक द फीलिंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इसी तरह की फीलिंग होती है और वो अपने ही समान बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे कि इस धरती पर उनकी संतति, उनकी स्पेसीज बनी रहती है। आप देख लें, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या हम सभी जो नेकेड आई से देखने वाले ऑर्गेनिज्म, वो सभी रिप्रोडक्शन करते हैं। द मेन पर्पस टू मेंटेन द स्पीसीज ऑन द अर्थ, इसका मेन पर्पस यही होता है। तो कहता है कि ग्रोथ एंड डेथ, रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप अपनी 5 पीढ़ी के पूर्वजों को याद कर सकते हैं और आपके बाद भी 5 पीढ़ी के पूर्वज की भी गणना की जा सकती है। तो हम ये जो डिफिनीशन है इसको समझ सकते हैं। साथ ही आप ये डायग्राम को देख लें कि सिंपल एक प्लांट है
जो बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस क्या है बच्चों, आपको पता है कि जब मदर सेल डिवाइड होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द डॉटर सेल, मातृ कोशिका के बराबर ही संतति कोशिका में क्रोमोसोम की गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ से ये फ्लावर होता है और ये फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, प्लांट का। यहाँ ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फर्टिलाइज होता है, यहाँ आप देख रहे हैं पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द प्लांट्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन। न्यूक्लियस जो है वहाँ, यहाँ न्यूक्लियस एक का ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉलन आकर के यहाँ ये आप जो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पॉलन आकर के यहाँ इनसाइड जाता है और फिर इसको फर्टिलाइज करता है एंड दिस फ्लावर, और ये फ्लावर जो है तो फिर लास्ट में फ्रूट बनता है और फ्रूट में क्या होता है, सीड मिलता है और यही सीड फिर से हमें प्लांट के रूप में प्राप्त होता है। तो आप समझ रहे होंगे बच्चों कि रिप्रोडक्शन क्यों कहा गया कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम इसको मेंटेन करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं यह चित्र रुडोल्फ वर्च्यू का है। वर्च्यू बच्चों वो वैज्ञानिक थे, या हम कहें कि जिस समय ये थे 1855 में, उस समय इनको हम फिलोसफर दार्शनिक भी कह सकते हैं, जिन्होंने एक टर्म दिया ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये टर्म बच्चों ये बताता है कि जो सेल, सेल्यूला मीन सेल, जो सेल डेवलप होते हैं वो पूर्व के सेल से, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल का निर्माण होता है। आप सोचिए कि उस समय उन्होंने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया जो आगे जाकर करके बिल्कुल सही हो गया। एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अनदर सेल, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट ओनली सर्टेन सेल ग्रुप्स ऑफ सेल बिकम सिक। और क्या होता है, कहते हैं कि ये जो टर्म ये बता रहा है कि अगर कुछ जो उनका ये फील्ड वर्क का ये स्टडी है कि कुछ सेल जो रिप्रोड्यूस तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो कुछ सेल जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाता है जिसकी वजह से वो सिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर ऑफ एनाटॉमिक पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट थे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी किए थे, तभी तो उन्होंने ये कहा ये बात कि सेलुलर स्टडी में कि वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का स्टडी किए होंगे। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कहता है ही इनकरेज द स्टूडेंट्स टू थिंक माइक्रोस्कोपिकली, यानी एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक या एक शिक्षक या एक जो क्वालिफाइड लिटरल मैन होता है वो ये चाहता है कि अपनी विद्या को आगे से आगे बढ़ाएं और बहुत अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उसका भरपूर लाभ उठाया जा सके। यही कार्य हम सभी कर रहे हैं जीजीपी के प्लेटफॉर्म से, ताकि बच्चों आप बहुत अच्छे से अपने नॉलेज को बढ़ाएं, इन्हांस करें और कहीं पर भी कोई भी समस्या हो उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। ही वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है, कैंसर है ब्लड का, वो उन्होंने इसकी जानकारी दी थी हमें। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। चूंकि ये क्रैश कोर्स का क्लास चल रहा है बच्चों, तो हम चाहेंगे कि एज क्विकली एज पॉसिबल हम अपने पूरे चैप्टर को कवर कर सकें। ओके, तो चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। आप पता है आपको एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए मीन्स एक सेक्स इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल मीन्स सेक्स इन्वॉल्व होगा, मेल फीमेल। अंडरस्टूड है ये बात? तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे डिस्कस करूं, तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। ये बच्चों ये स्लाइड जो हमारा है ये हमें डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि ये क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन ये एक मैंने चार्ट बना करके दिया है ताकि आप कम समय में पूरी को क्लियर कर सकें कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस पर आप 4-5 पॉइंट लिख करके अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकें, साथ ही अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें, क्योंकि नंबर तो अपनी जगह है ही, साथ ही नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक विद्यार्थी के लिए। एक पढ़ा लिखा आदमी हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा सोर्स होता है और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी। तो वन पेरेंट, बर्डिंग, अच्छा टाइप्स क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बर्डिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर, और दूसरा इसमें सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके बाद हम एक चीज़ और यहाँ आते हैं डिसएडवांटेज। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें होता क्या है कि टाइम नहीं होने के कारण और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण इट मे हैव जेनेटिक डिजीज।
आपको पता है बच्चों कि जो जितना ज़्यादा तपता है वो उतना ज़्यादा चमकता है। ये क्या कहता है, ये हमारा जो दार्शनिक कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि जिसमें जितना ज़्यादा चेंजेज होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी टू वर्क, टू कैपेसिटी टू इंक्रीज इन, टू ग्रो इन लाइफ, और जो मेंडल ने भी कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो उसके अंदर वो क्षमता बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ जबकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू होंगे। तो इट मे कि अगर वो पेरेंट वीक हैं तो उनकी वही क्वालिटी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चले जाएंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जीन चेंज होते हैं, तो उनके अंदर कुछ अगर कमी भी होती है तो वो कमी दूर हो जाती है, और वो जो नया हमारा जीव मिलता है उसमें नए चेंजेस के साथ वो आता है। इसके बाद हम आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक्चुअली ये तो मैंने अभी आपको बता भी दिया है व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे एक यहाँ दिया जा रहा है बच्चों कि इट इज़ फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हमारा एडवांटेज है ही, साथ ही पॉपुलेशन कैन इंक्रीज रैपिडली विद इन द कंडीशंस आर फेवरेबल, कि फेवरेबल कंडीशन वो इतनी तेजी से, जैसे बैक्टीरिया को आप देखिए कितनी तेजी से वो डेवलप करते हैं। अगर एडवांटेज है तो साथ में डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो वो क्या है, दे डजंट लीड टू जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, अभी मैंने आपको बताया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, द स्पेसीज में ओनली बी सूटेड टू वन हैबिटेट ओनली, एक ही हैबिटेट माने क्या हो, वो आवास, वो एरिया जहाँ पे वो जीव सरवाइव करता है। जैसे कि आप देखें कंगारूज को, वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही मिलते हैं, अगर हम उन्हें यहाँ ले आए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हालांकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने हैबिटेट क्या होता है उसकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो एक ही हैबिटेट के लिए वो सूटेड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप ही नहीं हो पाती कि वो आगे बढ़ सकें या किसी और इन्वायरमेंट में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं, तो सबसे पहले बच्चों बाइनरी फिजन। एक्चुअली यहाँ फिजन भी हो सकता था क्योंकि फिजन दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो पहले हम फिजन को डिस्कस कर लें। यहाँ स्लाइड बाइनरी फिजन को बता रहा है, लेकिन पहले फिजन को हम थोड़ा सा देख लें। फिजन का सिंपल मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब ये ब्रेक डाउन दो में हो सकता है, चूंकि यहाँ बाइनरी है तो बाइ मीन्स टू, और एक आपने पढ़ा है ऑलरेडी मल्टीपल फिजन जो कि ईस्ट में होता है। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस तो आपको पता ही है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वैसे में जो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है, और उसके बाद वो एक बड़ा सा एक एरिया उसको कवर करके रखता है साइटोप्लाज्म के थ्रू। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जो है वो, सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रस्ट आउट हो जाता है और सारे न्यूक्लियस जो है वो बाहर निकल आते हैं, और एक ही सेल से कई सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन बाइनरी फिजन में क्या होता है कि दो में ही डिवाइड होता है, ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन होता है वो जस्ट दो में ही होता है। जैसे एक बैक्टीरिया सेल यहाँ पर दिया जा रहा है, इससे दो बैक्टीरियल सेल बन रहे हैं। मल्टीपल फिजन में एक चीज़ और आती है कि इससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और ये फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर के अगेंस्ट या किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट ये अपने आप को रेसिस्टेंट रखते हैं, अपने आप को ये बचा के रखते हैं। मल्टीपल फिजन में एक और चीज़ आती है कि इसमें जो न्यूक्लियर का डिवीज़न होता है तो वो कई सारी चीज़ों में कई पार्ट्स में हो जाता है, जबकि यहाँ ये इक्वली दो भाग में, यानी जो पेरेंट का जो साइटोप्लाज्म और साथ ही जो न्यूक्लियस है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, जबकि अमीबा में भी जब होता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अमीबा में क्या होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो टूट जाता है, और पेरेंट जो होता है वो, पेरेंट क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वही अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लेता है, यहाँ पे ग्रूव बनता है और वो डिवाइड हो जाता है। तो एक इट में कि वो बड़ा एक पार्ट बन जाए, एक छोटा पार्ट बन जाए, और फिर जो छोटा पार्ट होता है वो डेवलप कर करके फिर से अपने आप को बड़ा कर लेता है।
नेक्स्ट इज बडिंग। बड का मतलब ही होता है कली। आपने फूल पे कली को देखा है, वही है बडिंग। आप ऑलरेडी हाइड्रा को पिछले कई क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। बडिंग रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ ऑफ पैरेंट दैट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एक आउटग्रोथ है। अब ये जो आउटग्रोथ है वो दो तरीके से हो सकता है, इंडो एंड एक्सो, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। अब यहाँ जो हाइड्रा में हम ये देख रहे हैं तो ये पेरेंट बॉडी है या मदर बॉडी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी से नया प्लांट बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो मदर ही है। तो ये मदर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे बाहर में मदर, उसके बाहर में एक बड जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ फिर ये बढ़ता है, बढ़ने के बाद ये डिटैच होकर करके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखने वाली बात यह है बच्चों कि जैसे ही ये सेल का डिवीज़न होता है तो जो माइटोसिस होता है और मियोसिस जो सेल डिवीज़न होता है, तो यहाँ पर ये प्लांट से या मदर ऑर्गेनिज्म में तब तक डिटैच नहीं हो रहा जब तक ये फुल्ली मैच्योर नहीं हो रहा है। बडिंग में आप देख रहे हैं यहाँ ये भी कुछ कुछ जो है वो फ्रेगमेंटेशन और जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा फ्यूजन, उसी के जैसा ही यहाँ भी फ्यूजिंग हो रहा है। ऑर्गेनिज्म है वो दो में डिवाइड हो रहा है, लेकिन वहाँ पर वो मैच्योर हुए बिना ही डिवाइड हो जा रहा है। जबकि यहाँ जो है वो ये ऑर्गेनिज्म से जो ऑफस्प्रिंग है वो पूरी तरह से पहले मैच्योर होता है तब अलग होता है। साथ ही यहाँ पेरेंट की जो इंडिविजुअलिटी है वो बनी रहती है और ये डॉटर ऑर्गेनिज्म या डॉटर इंडिविजुअल है वो भी बना रहता है, यानी दोनों बने रहते हैं, पेरेंट विथ डॉटर या मदर ऑर्गेनिज्म विथ डॉटर ऑर्गेनिज्म। लेकिन बैक्टीरियल में या अमीबा में क्या होता है कि वहाँ पे पेरेंट जैसा और डॉटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो पेरेंट बॉडी ही है, वो दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है। इसीलिए हम अमीबा को इमोर्टल भी कहते हैं कि अमीबा जो है वो कभी मरता नहीं है। अब हमारा बच्चा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव सिंपल ऐसे ही समझ में आ रहा है, प्लांट से रिलेटेड होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें प्लांट जो होते हैं वो प्रोपेगेट करते हैं, प्रोप्यूज कहते हैं उस पार्ट को जो अपने आप को न्यू प्लांट के रूप में डेवलप करते हैं। तो प्लांट्स के वैसे कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं? तो इसमें हमारा आ जाता है स्टेम, लीफ, रूट। साथ ही ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो वैसे चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है जो हमें हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं या हमें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अगर नेचुरल मेथड से होता है तो उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगे बट टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या है करते हैं कि वो प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन्हें हम थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मेहनत कर करके उनको हेल्प करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनको हम ग्रोथ करवा लेते हैं और अपना काम करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है बच्चों, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है नेचुरल मेथड, नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है? जब वो एकदम नेचुरली तरीके से डेवलप होता है। अभी आपके घर में बच्चों आलू होगा, आप उसमें देख रहे होंगे छोटे छोटे अखुआ टाइप के, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में अखुआ कहते हैं, या छोटे छोटे बर्ड्स जैसे निकले होंगे। वो बर्ड्स क्या हैं? वो बर्ड्स ही नए प्लांट्स हैं। आप देखो कि आलू को बोते हैं क्यारियाँ बना बना कर करके, और एक आध 15 दिन में उसमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल आते हैं, और 3 महीने बाद हमें एक ही आलू जहाँ मैंने लगाया था वहाँ से हमें 5-7 आलू मिलते हैं। आप ये देखने वाली बात यहाँ है बच्चों कि वो सारे जो अखुए निकल रहे हैं वो उसी एरिया में निकल रहे हैं जहाँ पे आलू में वो छोटा सा, ऐसे तो मैं बोर्ड पे बताती बट जरा इसको हम जल्दी करें। आप ऑलरेडी आलू को देख रहे हैं और आपने पढ़ा भी है पूरे 1 साल 12th को, तो वो छोटा सा गैप होता है, गड्ढा आँख की टाइप का, तो वो क्या है? दैट इज द नोड। और वो नोड से ही क्या होता है? आपको पता है कि नोड से ही ब्रांचेस निकलते हैं, तो वहाँ से वो ब्रांच निकलता है और वो ब्रांच जो है फिर वो प्लांट के रूप में डेवलप होता है। ब्रांच निकलेगा तो लीफ आएंगे तो उसमें फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आलू जो है वो क्या है? स्टेम है, और उस नोड से ही प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये नेचुरल मेथड हुआ। अब यहाँ पर बहुत ही
थोड़े में मैंने दिया है, और लेकिन आप इसे पूरे अच्छे से समझें। नेचुरल मेथड जैसे बल्ब, ट्यूबर, कॉर्न, सकर्स एंड प्लांटलेट्स। आप यहाँ देखिए स्टोलन है, वो हरी वाली पत्ती वाली जो घास होती है। यहाँ प्याज आप देख रहे हैं, प्याज को भी अगर आप घर में अभी रखे होंगे टोकरी में, और अगर थोड़ा अंधेरे और सीलन वाले जगह पे देखें तो उसमें से अच्छा सा ग्रीन लीफ निकल आएगा। वो ग्रीन लीफ क्या है? वो प्लांट है। यहाँ आप आलू को देख रहे हैं, ये कंद है, ये मनी प्लांट है। यहाँ ये देखिए, ये आलू से ये निकल रहा है प्लांट, और ये यहाँ लीफ के ऊपर से ही रूट्स निकल रहे हैं। जैसे कॉर्न ऑफ द टारो प्लांट, अ रूट स्प्राउट सकर इमर्जिंग फ्रॉम द बेस ऑफ अ जुवेनाइल ट्री। नोटिस न्यू प्लांट इमर्जिंग ऑन द लीफ मार्जिन, निकल रहा है। तो इस तरह से ये नेचुरल मेथड हो गया। इसके साथ ही हम बच्चों पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल जहाँ पर हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं। तो अपने तरीके से जब हम कोशिश करते हैं तो उसमें आता है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर एंड ऑफसेट। कटिंग आपको पता है, हम गुलाब की झाड़ लगाते हैं, बेली का झाड़ लगाते हैं या उड़हुल का लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं? सिंपल उसकी ब्रांच को काट लेते हैं और काट करके मिट्टी में लगा लेते हैं। क्योंकि हम इस काम को तुरंत काट के और लगा दिए तो उसमें रूट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट से जब खरीद के लाते हैं तो वो क्या करते हैं? जो मालिक होते हैं उसको डाल को काट लेते, उसमें मिट्टी और थोड़ा सा कुछ ऐसा केमिकल्स डालते हैं। वो केमिकल्स क्या हैं? वो केमिकल्स हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या होता है? रूट्स को डेवलप करने में मदद करता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूट। तो ये वहाँ उसको डेवलप कर देता है, रूट को डेवलप करता था, और अब उसमें मिट्टी लगा दिया जाता है। जैसे ही उसमें से लीव्स आना शुरू होता है, माली उसे बेचता है और आप खरीद करके उसे लाकर लगा लेते हैं, और आपका एक डेवलप्ड प्लांट डेवलप हो जाता है, उसे फ्लावर्स आने लगते हैं। तो ये क्या हुआ? कटिंग हुआ। ग्राफ्टिंग भी एक उसी तरह का मेथड है। लेयरिंग क्या है? हम जो बेली को लगाते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या है? इसे मैं ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी। ये इट इज़ अ वेरी एडवांस मेथड ऑफ प्लांट डेवलपिंग। ये वैसे प्लांट्स के लिए, या फिर वैसे जो कि बहुत तेज़ी से फल नहीं देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फल नहीं देते हैं, या ऐसे प्लांट्स जो उनका कहीं पर कोई सीड अवेलेबल नहीं है, उनका केवल छोटा सा पार्ट हमें कहीं से मिलता है, वो चाहे वो रूट हो, शूट हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, तो उस एक छोटे से पार्ट से हम उस प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। इसे मैं बोर्ड पर बताऊंगी, लेकिन अभी आप आगे बढ़ें। स्पोर फॉर्मेशन, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कैसे कि ये म्यूकर में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और कुछ ऐसा ही मेथड जो होता है वो मल्टीपल फिजन में होता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स ये भी फिजन का ही एक मेथड है, जहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है वो कहीं पर भी डिवाइड हो जाती है। अगर ये 3 भाग में डिवाइड होती है तो तीनों अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कि ये जो तीनों जो हैं, ये तीनों में कोई भी जो है वो मैच्योर नहीं है। कोई भी पार्ट है फ्रैगमेंट का, जैसे स्टारफिश है, ये अगर नेचुरली हो रहा है तो भी, और अगर किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस से, जैसे अगर हम समुद्र में जा रहे हैं और एक स्टारफिश का एक हम उसका वो लेग तोड़ दिए, या किसी चीज़ से पत्थर से टकराने से टूट गया, तो जो नेचुरल हो या फिर हमारे तरफ से प्रायोजित हो, वो जो ब्रेकडाउन पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट है, वो अपने आप को फुल्ली डेवलप कर लेता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया मेथड है हमारी प्रकृति में विविधता को बनाए रखने के लिए। आप सोचिए कि नेचर ने हमें कितनी सारा कैपेसिटी दे रखी है, खास करके जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो ये और भी ज़्यादा है। नेक्स्ट बच्चों, ये थोड़ा सा नया तो नहीं ही है, लेकिन फिर भी नया है, पार्थेनोजेनेसिस। अभी तक आपने जाना कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जो एग है वो अपने आप को डेवलप कर लेता है फुल्ली इंडिविजुअल में, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। कहता है ए ऑफ स्प्रिंग डेवलप्स फ्रॉम अ फीमेल गैमेट। और किससे होता है? फीमेल से ही होता है। ये सोचने की देखने की बात है, फीमेल गैमेट से ही होता है, मेल से नहीं होता। शायद इसलिए कि चाहे वो कोई भी हो, वो उसका फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम माँ के रूप में ही देखते हैं। तो फीमेल गैमेट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन बाय अ मेल गैमेट, मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के पहले ही वो हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस में एक और बात जो होती है वो 2 तरह की से होती है, कि जैसे ही मदर सेल जब डिवाइड होता है माइटोटिकली, तो
तो आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन में मातृकोशिका के क्रोमोसोम की संख्या पुत्री कोशिकाओं के या संतति कोशिकाओं के बराबर होती है। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म माइटोटिक सेल के बाद ही डेवलप हो जाता है तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जितनी मातृकोशिका के होते हैं, और वो एक तरह से आइडेंटिकल होते हैं, जिन्हें हम क्लोन भी कह सकते हैं कि ये क्लोन है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या क्रोमोसोम की संख्या बराबर है। क्रोमोसोम की संख्या बराबर होने से एक और बात आती है कि इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, कहीं पर कोई चेंज नहीं, विविधता नहीं आई है, तो जीव में भी जो नया बना है उसमें भी कोई विविधता नहीं आएगी। तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं उसके लिए तो सुटेबल हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई नया इन्वायरमेंट मिले तो फिर वो उसमें सर्वाइव कर पाने में मुश्किल शो करते हैं, मुश्किल होती है इन्हें। दूसरा, अगर वो मियोटिकली डेवलप होते हैं तो आपको पता है कि मियोटिकली के प्रोसेस में एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के होने से इसमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाते हैं, तो हमें एक नया स्पीसीज भी मिल जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पार्थेनोजेनेसिस ये जो है वो कॉमनली किस में होता है, जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, शार्क, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। आपने हनी बी का भी नाम सुना होगा, उसमें आपने एक ड्रोन सुना होगा कि ड्रोन होता है, एफिड्स, रोटीफर्स, निमेटोड्स। तो ये हनी बी के देख रहे हैं। अब देखिए मेल बी, क्वीन बी, माइटोसिस हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल, स्पर्म सेल इन फर्टिलाइजेशन मियोसिस से, यहाँ हनी बी, रॉयल जेलिका है, वर्कर स्टेराइल बन गई, और ये यहाँ क्या हो गई, क्वीन बन गई। मीन्स वो पूरे छत्ते पर उसका एक ही राज्य होगा, वो एकमात्र होती है पूरे छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में। दूसरा, क्वीन जो है, अब क्वीन भी जो है वो मियोसिस कर रही है, तो मियोसिस कर रही है तो क्या होता है, 2n है, जो क्रोमोसोम है वो हाफ हाफ हो गया। तो हाफ हाफ होने के बाद एक तो यहाँ चला गया फर्टिलाइजेशन के थ्रू, क्वीन और वर्कर बन गया। लेकिन यहाँ जो ये आफ्टर सेल डिवीजन जो मियोसिस, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप हो गया अपने आप ही, तो वो ड्रोन हो गया। हालांकि इसमें क्वीन के ही क्रोमोसोम है, लेकिन वो हाफ है, हैप्लॉइड है, तो उसमें वो सारी कैपेसिटी डेवलप नहीं होंगे कि वो क्वीन बनेगी, वो ड्रोन बन के रह जाता है, यानी उसकी कैपेसिटी जो होती है बॉडी की वो डेवलप नहीं हो पाएगी। अब बच्चों आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यूजुअल अंडरस्टूड है बच्चों जहाँ सेक्स इन्वॉल्व है। आप पीछे का डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द ओवम एंड दिस इज द स्पर्म। यहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ गैमेट्स इज फॉर्म जायगोट, एंड जायगोट से फिर हमें नए जीव की प्राप्ति होती है। ये आपका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ दिखा रहा है कि सेक्सुअल ये अपने आप में सब कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, दिस इज द फीमेल, ये आपका शो कर रहा है, दिस इज अ मेल, दिस इज स्पर्म। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा वेरिएशन बना कि इसमें बोथ पैरेंट के कैरेक्टर्स आ गए हैं। इसका अगर क्रोमोसोम रेड है और इसका ब्लू है तो ये मिक्स होकर के रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बन गया, यानी कि इसमें पिता के साथ ही साथ माता के गुण भी आ गए। और अगर पिता के गुण आए तो इट में कि उसके ग्रैंडफादर के भी गुण आए, और इधर से अगर माता के गुण आ रहे तो इधर के साइड से भी जो पूर्वजों के गुण हैं वो भी इसमें आए। इसलिए आप देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। और हम लोग एक सूरदास की लाइन में पढ़ते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्यामल गात, बलराम जी जब चिढ़ा दे भगवान को कि तुम गोरे क्यों नहीं हुए, माँ गोरी हैं और पिताजी भी गोरे हैं। तो यहाँ पर भी वो जेनेटिक वेरिएशन है, लेकिन ये तो कवि की सोच है और भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है, तो इसमें क्या कहा जाए। लेकिन बच्चों अगर हम आम जिंदगी में देखें तो ये चीज़ हमें हर जगह मिलती है। कोई फिजिकली अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है, तो कोई मेंटली मिलता है, कोई इमोशनली मिलता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, वो ड्यू टू द चेंज इन द जीन, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। तो इतनी बड़ी वेरिएशन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलती है, और ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये ह्यूमन ही नहीं, किसी में भी जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म में, उसमें ये होगा। अब आता है बच्चों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। यहाँ पर 2 को मैंने इलेबोरेट किया है, एक को यहाँ शॉर्ट में दिया है। फर्स्ट इज द जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज ये स्टेज होता है जब कोई इंडिविजुअल बड़ा होता है। जैसे अभी आप जिस एज में हैं वो आपका जुवेनाइल एज है, अभी आप बड़े हो रहे हैं, एक छोटे से बच्चे के रूप में आप जन्म लेते हैं, 9 महीने के बाद आपका जन्म होता है।
तो अब बच्चे बड़े होते, धीरे 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 बड़े होते, बड़े होने के बाद अभी आपकी 10th आते आते 9th आते आते आप बड़े होते, आप में ऐसा कोई भयानक अचानक कोई ऐसा चेंज नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से 15 से ऊपर बढ़ते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कहते हैं। ये तो अगले क्लास में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो वहाँ पर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर शारीरिक बदलाव होते हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, तो वो जो स्टेज होता है वो कहलाता है नेक्स्ट स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज। मीन्स कि अब ये जो बच्चे हैं वो अब रिप्रोडक्शन के लिए फिजिकली तैयार हैं, साथ ही वो हार्मोनल चेंजेस आने से, हार्मोन के सिक्रीशन होने के कारण वो मेंटली भी काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। एंड दिस मैच्योरेशन स्टेज इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव स्टेज। हमारे संविधान में भी भारत सरकार के द्वारा 18 और 21 निर्धारित किया गया है, क्योंकि इस समय जो बच्चे होते हैं वो इस काम के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाते हैं। ये प्रकृति का ही नहीं, हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करें। आप क्लास में, यहाँ भी क्लास जो जीजीपी के प्लेटफॉर्म से पढ़ाया गया, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, तो उसमें भी इन बातों की चर्चा की गई है। आप उस स्लाइड को देखें, उस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ कहता है बच्चों की द स्टेज इज गवर्न्ड बाय, कौन सा स्टेज? व्हेन यू आर रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन फिजिकली इज वेरियस हार्मोन्स, किसके द्वारा? LHS होता है, फिर FTS होता है, फॉलिकल स्टिमुलेट, FST फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके द्वारा हार्मोनल क्या होता है? फिजिकली, मेंटली एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन से आपको तैयार करता है। इसके साथ ही बच्चों एक और स्टेज आता है जो अब हम इसको हम लूज करते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को लूज करते हैं, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड सेनेसेंट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी जो कि तैयार हुई थी एक काम के लिए, वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को लूज करती है और हम इसके काबिल फिर नहीं रह पाते हैं। अब आता है बच्चों इसी के साथ ही कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो फर्स्ट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, यानी इवेंट, यानी सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या क्या ऐसा होता है रिप्रोडक्शन से पहले, प्री फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? अभी आपने डायग्राम को देखा कि एक फीमेल ओवम था, या ओवम तो फीमेल का ही होता है, ओवम और एक स्पर्म का कांटेक्ट हो रहा था। द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फीमेल एंड मेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये अगले क्लास में, अगले चैप्टर में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ ही आता है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में, इसका फर्टिलाइजेशन आता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन को पहले देख लें क्या होता है। गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या है, इस पर आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है सॉल्व किया हुआ, जो कि आप आगे के स्लाइड में देखेंगे। गैमीटोजेनेसिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल में इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल में इसको oogenesis कहते हैं। दूसरा प्री फर्टिलाइजेशन का एक और इवेंट है गैमिट ट्रांसफर। गैमिट का ट्रांसफर होना, यानी कि फीमेल और मेल गैमिट का मिलना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ये तीन तरीके का हो सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट। यानी कि जब फर्टिलाइज्ड हो गया एक, तो उसके बाद जो जीव का निर्माण हो रहा है, जाइगोट के बनने के बाद जो इंडिविजुअल बन रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट वैसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, जैसे फिश, एम्फीबियंस, क्रस्टेशियंस। इन सब में क्या होता है, एक उन लोगों का एक टाइम शेड्यूल होता है जहाँ पे वो सारे फ्रॉग्स, सारे जो क्रस्टेशियंस होते हैं वो अपने एग्स को, फीमेल वो अपने एग्स को पानी में छोड़ देती हैं। जो मेल होते हैं वो भी अपने सारे स्पर्म को छोड़ देते हैं, और उसके बाद एग और स्पर्म आपस में कांटेक्ट में आते हैं और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और वैसे ही फिर जीव का, टैडपोल का फॉर्मेशन होता है। आप देखते हैं मछली में भी छोटी मछली बन जाती है।
यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात क्या होती है कि यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि किसी का भी स्पर्म किसी का भी ओवम जो है वो मिल जाता है और फिर नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वहाँ पे ये सोचना, साथ ही मेल और फीमेल को अपना पार्टनर ढूंढना नहीं पड़ता, वो किसी के साथ भी कोई कांटेक्ट में आ जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये ओपन एरिया में चूंकि ओवम और स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं तो बहुत सारे प्रेडेटर्स जो होते हैं वो उस जीव को खा जाते हैं और जो ऑफ स्प्रिंग है वो बहुत कम मात्रा में डेवलप होते हैं, उन पर हमेशा खतरा बरकरार रहता है। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। आपने कॉमन आप देखे हैं, रोज ही देखते हैं मुर्गी को, क्या होता है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एग देने के बाद मुर्गी उस अंडे को सेती अंडे के ऊपर बैठती है और जो एग का योग पार्ट है वो उसको नरिशमेंट देता है, भोजन देता है, जिससे कि वो एग जो है वो धीरे धीरे चूजे में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। थर्ड है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब इनसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनली जैसे कि जितने भी आप हायर वर्टिब्रेट्स को देखिए, गाय को देखिए, मनुष्य को देखिए, हाथी को देखिए, वो समय इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। साथ ही डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होता है और इसके बाद वो बच्चे को वो जन्म देते हैं और इसी को में फिर आप आगे पढ़ेंगे विविपेरस और ओविपेरस। अगला है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितने तरीके से हो सकता है? सिनगैमी एंड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है बच्चों। सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड सिनगैमी। जैसे मनुष्य में जो हो रहा है वो क्या है? सिनगैमी है। जो काऊ है उनमें क्या हो रहा है? उनमें भी सिनगैमी हो रहा है। दूसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहाँ आप देखिए, ये मैंने यहाँ दिए रखा है द जाइगोट और उसके बाद फिर एम्ब्रायोजेनेसिस। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद एम्ब्रायो बनता है, 2 स्टेज को कहते हैं। जाइगोट बनने के बाद जो सेल है वो डिवाइड होना शुरू होता है, पहले 2 सेल फिर 4 सेल, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसको। तो उसके बाद फिर वो डेवलप होना शुरू करता है और फिर जो एम्ब्रायो है वो इंडिविजुअल में बन जाता है। बच्चों इसी के साथ ये हम बहुत ही शॉर्ट में मैंने इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है और आई होप कि आप बहुत कुछ इसमें समझ चुके होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ जिससे कि आपको और आसानी से इस चैप्टर को कवर करने में मदद मिल सके। आप अपने कॉन्सेप्ट को ही ना केवल क्लियर करें बल्कि आप मार्क्स भी हायर मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि बिहार के बच्चों का बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन खराब रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, तो हम बहुत अच्छा करें। तो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ है और आप जान रहे हैं कि आपका 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो हम ज़्यादा अपना ध्यान ऑब्जेक्टिव पर ही दें। तो चलिए कुछ को सॉल्व करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये डायग्राम, यहाँ दो क्वेश्चन दिए हुए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेक्स हो। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका अर्थवर्म है, ये आपका फेसियोला है, ये नेरिस है, तो यहाँ आ जाएगा सर नेरिस। साथ ही क्वेश्चन आता है अ प्लांट मियोसिस ऑकरिंग। मियोसिस किस में हो? प्लांट के किस पार्ट में? रूट में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, लीफ में हो सकता है? नो, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब उसके वेजिटेटिव पार्ट है और एंथर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन। सारों को तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक को हम लोग कर लें। जैसे कहता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, एमीबा, स्पॉन्जेस, लीच, स्पॉन्ज, कॉकरोच। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अर्थवर्म, स्पॉन्ज एंड लीच। ओके, अब जैसे एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहाँ पर आता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को सेलेक्ट करिए। तो इसमें कहता है कि कुकुरबिटेस मोनोसियस, पपाया एंड डेट पामा, डायोसियस। मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है? मोनोसियस जिसमें कि वो एक ही बार में फल देते हैं, डायोसिस जो कि बार बार हमें फल देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये तो खैर NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
किसमें है सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होता है? तो ऑफिलोग्लॉसम। तो ये हमारा रटने वाला टॉपिक है, तो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का ये वाला जो पार्ट है उसको ज़रूर से देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा बच्चों, इनमें ए मियोसाइट हैज़ 20 क्रोमोसोम। मियोसाइट क्या है? वो उसमें 20 क्रोमोसोम है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द सोमैटिक सेल? सोमैटिक सेल में कितने उसमें होंगे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 होगा। क्यों? क्योंकि वो मियोसाइट कह रहा है, मियोटिक ही कह रहा है, माइटोटिक ही कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ अ बटरफ्लाई हैज क्रोमोसोम 316 इन अ मियोसाइट, तो व्हाट विल द नंबर इन द गैमेट्स? गैमेट्स में कितने होंगे? तो जस्ट हाफ होंगी, क्योंकि आपको पता है कि गैमेट क्या है? हैप्लॉइड सेल है। यहाँ पे ये डायग्राम को देख लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पर मेरा फोकस है कि विच ऑफ द लेबल्ड पार्ट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टोमेटो फ्रूट इज डिप्लॉयड और आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड पार्ट कौन सा है? तो ये दिस पार्ट है, ये सीड वाला पार्ट है। तो हमें इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। कहता है कि द वॉल ऑफ ओवरी फॉर्म, ओवरी का वॉल फॉर्म करता है क्या? आप अब यहाँ ओवरी देख करके आपको लगेगा कि ह्यूमन की बात हो रही है, प्लांट एनिमल की बात हो रही है, या प्लांट की बात हो रही है, या ह्यूमन की बात हो रही है। तो आप यहाँ ऑप्शंस को देखिए, पेरिकार्प, फ्रूट बॉल, फ्रूट, बोथ है एंड बी। तो यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है, तो आपको पता है कि ओवरी जो होता है वो प्लांट का ओवरी वो क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। तो फ्रूट क्या बनाएगा? बोथ ए एंड बी, पेरिकार्प एंड फ्रूट बॉल बनाएगा। नेक्स्ट इज द एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है क्लोन। क्लोन क्या है? क्लोन मैंने अभी बताया, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जब हैप्लॉइड सेल अपने आप को इंडिविजुअल में डेवलप कर लेता है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। जैसे अमीबा क्या है? क्लोन है। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैन नॉट, उसको हम नहीं कह सकते हैं सेक्सुअल। क्यों नहीं कह सकते क्लोन? क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है अपने माता पिता का। जब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, बोथ पेरेंट्स के गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग डज नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए का तो होता नहीं है, क्यों, इसलिए हम उन्हें क्लोन नहीं कह सकते। एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखें, कहता है कि द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस। मेल गैमेट है, न्यूक्लियस में कितने हैं? 12 क्रोमोसोम है। ओके, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द फीमेल गैमेट, जाइगोट एंड द सेल ऑफ द सीडलिंग विल बी रिस्पेक्टिवली। अगर मेल गैमेट में 12 क्रोमोसोम हैं तो फीमेल गैमेट में, जाइगोट में और जो सीडलिंग यानी छोटा प्लांट उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? आप पढ़े हुए हैं, आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। चूंकि कह रहा है कि मेल गैमेट है और यहाँ फीमेल गैमेट है और एक ही स्पीसीज का है, तो यहाँ अगर 12 है तो यहाँ भी 12 होगा। और ये हैप्लॉइड है, चूंकि ये गैमेट है, तो हमारा पहला आंसर तो ऑलरेडी 12 हो गया। दूसरा कहता है जाइगोट। जाइगोट कब बनता है? जब मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्फ्यूजन होता है। तो ये 12 और 12 कितने हो जाएंगे? 24। एंड द सीडलिंग, चूंकि प्लांट तो उसी गैमेट से डेवलप हुआ है ना बच्चों, तो वो कितने हो जाएंगे? वो भी 24 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12, 24, 24। और द ऑप्शन इज सी। यहाँ पर आंसर भी मैंने दे रखा है ताकि आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और इससे भी हायर लेवल के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे सॉल्व करें। ऐसे तो मैंने हर संभव ये प्रयास किया है कि आपके हर एक टर्म को छूं, आपसे कोई क्वेश्चन छूता न रहे, आप उसे सॉल्व कर सकें। एक और आप ये क्वेश्चन देखें, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। प्रोपिग्यूल्स वही पार्ट कहते हैं प्लांट का जो कि डेवलप होता है नए प्लांट में। जैसे आप ओल, आजकल दशहरे में आपने ओल की सब्जी जरूर खाई होगी, तो माने क्या कहा हो, ओल का बड़ा पार्ट है उसको उन्होंने सब्जी बना दी होगी, छोटे छोटे पार्ट जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में टोटी कहते हैं उसको रख दिया हुआ। वो टोटी को वो क्या करेंगे, लगा देंगे तो वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो टोटी क्या है? वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो वो भी एक हम प्रोपिग्यूल कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में उसे हम प्रोपिग्यूल कहेंगे। प्रोपिग्यूल फॉर्म द नोड्स इन द प्लांट, नोड से ही ब्रांचेस बनते हैं। एज सुगर इन एंड जिंजर इज मेनली, उसको क्यों कहेंगे?
तो नोड्स जो होते हैं शॉर्टर देन इंटरनोड नहीं, नोड के ऊपर इंटरनोड होते हैं। नोड्स है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। टिश्यू आपका दूसरा चैप्टर है सेल के बाद टिश्यू। टिश्यू में आपने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेम्स। कई बार वो जो डिवाइड हो सकते हैं और अपने आप को नए ब्रांचेज के रूप में, नए पौधे के रूप में, या जहाँ कहीं भी वो अवेलेबल होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो वहाँ से नया ब्रांच का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप पेड़ को काट देते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें नया तना जो है वो निकल आता, नया छोटा ब्रांच निकल आता। तो क्या होता है? वो मेरिस्टेमेटिक है। जैसे ही वहाँ पर मिलेगा एपिकल टिश्यू, वो अपने आप को डेवलप कर लेगा। तो वो जो प्रोपिक्यूल है, चाहे वो शुगर केन का हो या जिंजर का हो, वो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो नेचुरली कि नया प्लांट बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक, ना कि लोकेटेड नियर द सॉइल और नॉन फोटोसिंथेटिक सेल। ये हमारा कतई आंसर नहीं होगा। यहाँ पर यही जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्यों अमीबा को हम इमोर्टल कहते हैं। तो अमीबा जो होता है वो पेरेंट बॉडी ही अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो वहाँ पर डेथ जैसी तो कोई संरचना है ही नहीं, वो तो पेरेंट ही वो अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं। यहाँ एक और आप ये क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द शूट टिप सेल ऑफ अ मेज प्लांट इज 20। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट शैल बी, वो भी 20 होगा, क्योंकि मदर में भी तो वही होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट बच्चों वो प्लांट्स को कहते हैं, ये अगर क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन मोनोकार्पिक या व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकार्पिक। ऐसे तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल केवल दिया है, लेकिन अगर उसका डिफिनीशन लिखने को आए तो आप ये लिखें कि वैसे प्लांट्स जो के जीवन में केवल एक ही बार फल देते हैं और फल देने के बाद वो मर जाते हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, तो वैसे प्लांट मोनोकार्पिक कहलाते हैं। मोनोकार्पिक आर द प्लांट्स दैट गिव फ्रूट्स वंस इन देयर लाइफ टाइम एंड आफ्टर इट दे डाई। और इसका सबसे साधारण सा एग्जाम्पल बैम्बू है, बांस, जो हम हमेशा ही देखते आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ आइलैंड पे मिलता है, वो भी एक है, लेकिन उतना हमें अभी जानना नहीं है। ये एक और क्वेश्चन जो है स्ट्रोबेलेंथस कुंथेनिया, ये तो हमारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिया है कि वो कितने बार में फ्लावर में देता है। तो 12 साल में एक बार वो फल देता है, वो फूल देता है। एक और क्वेश्चन आप देखिए, ओइस्ट्रस साइकिल। ओइस्ट्रस साइकिल क्या होता है? जैसे कि आपने देखा ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसी तरह से ओइस्ट्रस साइकिल भी रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। आप देखते हैं कि कई ऐसे जो इनमेट होते हैं, ये वो क्या कहते हैं, उनका एक सीजन होता है, तब वो गाय या बकरी वगैरह जो होता है वो हमेशा वो गर्भधारण नहीं करते हैं, उनका एक सीजन होता है। तो उस सीजन को ही ओइस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जहाँ पर हार्मोन जो होता है उनके बॉडी में रिलीज होता है एंड द बॉडी इज और द ऑर्गेनिज्म इज रेडी फॉर द कंसीविंग, कंसीव करने के लिए वो तैयार होते हैं। तो इसमें काऊ और शिप होगा। ह्यूमन और मंकी तो कभी भी कुछ कंसीव कर सकते हैं, चिंपैंजी और गोरिल्ला इसी ग्रुप में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर डी तो हमारा खैर ये जो है वो तो होगा ही नहीं। तो काउज एंड शिप आप देखते हैं इनका एक सीजन होता है। सीजन से ये तो मैंने बता दिया है। अब एक चीज़ और आप देख लें, इफ़ अ फंगल थैलस हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक ऐसा जिसमें दोनों मिलता हो, तो नेचुरली कि होमो हो जाएगा, होमोथैलिक। इसके बाद बच्चों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दे दिए थे। आप यहाँ देखें, यहाँ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर विथ आंसर। साथ ही मैंने हर उसको देने की कोशिश की है जिससे कि आपका कोई भी लाइन छूटे ना एनसीईआरटी का, और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा और भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आप देखें। एक है जैसे वेरी शॉर्ट आंसर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज क्लोन, व्हाट इज मोनोकार्पिक प्लांट, उसी तरह से आप देखिए व्हाई एमीबा इज कॉल्ड इमॉर्टल, ये अभी मैंने डिस्कस कर दिया। यूनिसेल्युलर फंजाई दैट प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग,
बर्ड से रिप्रोड्यूस करता है। बताइए बर्ड किस में हम पढ़ते हैं, हम हाइड्रा में पढ़ते हैं, लेकिन बर्ड यहाँ आ रहा है ईस्ट में। बर्डिंग एक इंटरनल भी होता है बच्चों, जो कि हमें साइकॉन में मिलता है। आप पढ़े हैं पोरिफेरा फाइलम क्लासिफिकेशन 11th में, तो उसमें एक आता है वो इंटरनल बर्डिंग होता है। तो आप इसको ध्यान रखें, इससे तो मैंने इसमें दिया नहीं है, लेकिन जो क्विज वाला क्वेश्चन बनेगा उसमें मैं ये जरूर दूंगी वो, जबकि हाइड्रा में एक्सटर्नल बर्डिंग होता है, लेकिन ए सेक्सुअल है और फंजाई है, लेकिन वो बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज हाईएस्ट। नेक्स्ट द व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अभी मैंने बताया आपको कि जुवेनाइल फॉर्म के बाद का जो स्टेज होता है वहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू होते हैं। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंज इन ऑर्गेनिज्म विच डेवलप एट द ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के जस्ट पहले के स्टेज को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टेज कहते हैं। इसके बाद एक ये क्वेश्चन आप देखिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि मैच्योर होने के बाद वो पैरेंट बॉडी से डिटैच होता है ऑफ स्प्रिंग, जबकि बाइनरी फ्यूजन में विदाउट मैच्योरिंग जस्ट सिंपल सेल डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। उसके बाद वो आफ्टर सेपरेशन बोथ डिवाइडेड पार्ट्स डेवलप इटसेल्फ। अब कहते हैं हाउ डज रूट टेक पार्ट इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने मनी प्लांट को देखा है, आप उसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए, वो अपने आप को डेवलप करता है। तो क्या कहता है, मॉडिफाइड रूट फेस बड इज सर्व्स ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द लीफी शूट डेवलप अबव ग्राउंड एंड द रूट अंडरगोज एडवेंटिशियस टिश्यू के रूप में डेवलप होता है। एक उसमें रूट नहीं होता, एडवेंटिशियस क्या होता है, बंच ऑफ रूट्स। अगला है आपने पार्थेनोजेनेसिस तो मैंने बताया आपको, लेकिन एक पार्थेनोकार्पी भी होता है। ये पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जब एनिमल विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाए तो पार्थेनोजेनेसिस। अगर प्लांट का जो फ्लावर है वो बिना गैमेट के, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना पॉलिनेशन के डेवलप हो जाए तो वो हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सीड का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता, यानी कि बस खाइए और मज़े के लीजिए। आप अगले प्लांट की उसके लिए नहीं सोच सकते। आप जो बाजार में इतने सारे जो साइट्रस फ्रूट्स देख रहे हैं जिसमें सीड नहीं होते हैं, वो पार्थेनोकार्पी का ही रिजल्ट है, और इसमें से जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ओविपेरस एंड विविपेरस, अभी आपने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, वो सब जो आपने देखा। ओविपेरस क्या होता है, जो अंडे देते हैं, जैसे सांप, कछुआ, मगरमच्छ। विविपेरस क्या होते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं। व्हाट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन? सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, जब सेम ही इंडिविजुअल के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट। मोस्ट क्रिटिकल इवेंट, आप यहाँ ध्यान दें, क्रिटिकल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कैसे? क्योंकि जब तक वो कंप्लीट फ्यूजन नहीं होगा गैमेट का, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए ये क्रिटिकल इवेंट है। क्लोन क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। इसके बाद आता है कुछ टर्म्स, अगर आ सकते एग्जाम में, डिफाइन दीज टर्म्स। ऑफ स्प्रिंग क्या है, ओस्टर साइकिल क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, हर्मैफ्रोडाइट क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। ये आप यहाँ देखिए, हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में दोनों होते हैं, लेकिन वो एक ही साथ दोनों नहीं होते, कभी वो मेल हो जाते हैं, कभी फीमेल हो जाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। सिनगैमी क्या है, वो बता दिया मैंने। गूटी, गूटी जो है वो एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जो आर्टिफिशियल मेथड से किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि प्लांट, जैसे मुझे एक ऐसा प्लांट चाहिए या मेरे बगीचे में ऐसे प्लांट्स है जिसका शूट सिस्टम तो काफ़ी अच्छा है, रूट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, और किसी का फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि उसका शूट सिस्टम मेरे पास आ जाए और इसका रूट सिस्टम मेरे पास आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बूटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हम जिसका हमें रूट चाहिए उसका रूट सेक्शन हम ले लेते हैं और उसमें कट करते हैं, और जिसका हमें शूट सिस्टम चाहिए उसको हम ले आते हैं और उसमें कट करते हैं। और ये कट एक साइंटिफिकली तरीके से होता है जिससे कि उसका जो कैम्बियम है दोनों का,
कैम्बियम टिश्यू वो प्रेजेंट रहें। और आपको पता है कि कैम्बियम है तो फिर वहाँ मेरिस्टेम होगा, तो फिर ऑलरेडी अच्छे से ऑलरेडी है तो वहाँ अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो एक नया प्लांट बनेगा। और इस मेथड को हम गुटी कहते हैं। जो लीची, ऑरेंज, पोमग्रेनेट है, इसमें ये मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होता है। स्टॉक एंड सेक्शन ये इसी से रिलेटेड पार्ट है बच्चों। स्टॉक उस पार्ट को कहते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट को, जिसमें कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं। और इसमें क्या होता है, रूट पोर्शन। स्टॉक में क्या होता है, रूट पोर्शन होता है, जबकि शूट पोर्शन को सेक्शन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे इसी का ये पार्ट है, लेकिन मैंने इसे अलग अलग दिया ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। कैलस क्या है, कैलस तो टिश्यू कल्चर मैंने अभी बताया कि थोड़ा सा हम बोर्ड पर बता देंगे। ऐसे कैलस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको कि हम या सेल का वो भाग या प्लांट का वो भाग जो सेल के फॉर्म में है, और उसे हम जो चाहें उसे हम डेवलप करवा सकते हैं। चाहे हम उसे रूट बना लें, शूट बना लें, फ्लावर बना लें, फ्रूट बना लें, उसको कैलस कहते हैं। दूसरा है हमारा लाइफ स्पैन। द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। इसके साथ ही बच्चों हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी मैंने आंसर दे दिया है। ये चूंकि पहले ही स्लाइड में मैंने डिस्कस कर दिया था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होता है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट में है, आप इसे देखें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल विद द सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ, चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसमें एग्जाम्पल ही नहीं, इसमें आप डायग्राम भी देंगे और कैसे लिखेंगे ये मैंने आंसर सॉल्व करके आपको दिखाया। सबसे पहले तो हम गैमेटोजेनेसिस का हम वो देंगे डेफिनेशन, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसके बाद वो कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, उसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में बताएंगे क्या होता है। इसके बाद oogenesis को भी हम डिटेल में बताएंगे, साथ ही हम इसको डायग्राम से भी शो करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और आपका डायग्राम भले ही बहुत नीट ना हो, बट एटलीस्ट उसका लेबलिंग जो हो वो बहुत सही हो। आप क्या पार्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है और आप उस पार्ट को शो कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने डायग्राम बहुत सुंदर बना दिया और आपने उसकी लेबलिंग ही सही नहीं की, तो दिस इज़ नॉट फेयर, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप डायग्राम रफ बनाए, इट में कि आप एग्जाम में हड़बड़ी में हो, टाइम नहीं मिल पा रहा हो, बट उसको आप लेबलिंग जरूर करें। आप देखिए मैंने एक ही डायग्राम में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को दे रखा है, ताकि देखिए oogenesis एम्ब्रायो में होगा, मीन्स फीमेल में होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा। ये वेरियस स्टेज को भी मैंने दे रखा है, आप दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कम में भी कर सकते हैं, बट आप डायग्राम जरूर दें और उसकी लेबलिंग जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ओस्ट्रस साइकिल जो होता है वो प्राइमेट्स में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है। तो ये क्या है, इसको भी मैंने दिया है और इसमें भी मैंने डायग्राम देने की कोशिश की। बच्चों आप इसी तरह से एग्जाम में लिखें और आप बहुत, जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको भी चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ ही इसमें 2 टर्म को डिफाइन करना है, ओस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल, तो दोनों को अलग अलग देंगे, लिखने के बाद डायग्राम देंगे। ये नहीं कि पूरा मैंने लिख दिया उसके बाद डायग्राम दिया, नो, या डायग्राम दे दिया फिर मैंने लिखा, नो। वो हमको उसको कोरिलेट करना है, क्या मैं कह रही हूँ और क्या मैं डायग्राम में दे रही हूँ, यानी वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले उनको ये क्लियर हो जाए कि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से इसकी जानकारी रख रहा है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बच्चों, चूंकि हमारा अगला जो चैप्टर है जूलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसको में पढ़ना है, तो उससे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है, व्हाट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दैट ऑकर इन प्लांट्स। यहाँ ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्लांट्स की बात हो रही, तो आप ये प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे भी ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आपको आएगा, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा। अच्छा, एक है ज़ूस्पोर और जाइगोट में क्या डिफरेंस है। दोनों मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है, इसको भी आप देख लें।
एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, डिस्क्राइब विद द वेरियस मेथड्स इन डिटेल एबव इन द स्लाइड। स्लाइड में मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है तो मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, हाँ लेकिन ये जो वेरियस मेथड है उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में दिया है, लेकिन आप उसे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे और हर एक पार्ट को टच करेंगे। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस इन मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हमारे गुण हैं वो मेंटेन होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं, मियोसिस के थ्रू होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो यहाँ पर हम उस पूरे प्रोसेस को लिखेंगे। हो सके तो हम मियोसिस का क्रॉसिंग ओवर वाला डायग्राम भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों मैंने 2-4 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से दे रखा है। जैसे ये आप देखिए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने दे रखा है चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो चुका था। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, एक वैज्ञानिक की फ़ोटो है, चूँकि विज्ञान का विषय है तो वैज्ञानिक ही होंगे। तो यहाँ पे ये फ़ोटो डाल के मैंने पूछा है कि ये जो फ़ोटो है वो किन की है। बच्चों हमें इस पर थोड़ा ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, उन्होंने कितनी मेहनत की, वो दिखने में कैसे थे। हो सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी तो हमें डायरेक्ट ना मिले जितनी हमें एपीजे अब्दुल कलाम सर की मिलती है या फिर शिवम सर की मिलती है, लेकिन फिर भी जो पिछले हमारे जो वैज्ञानिक थे उनकी तस्वीरें जाने, उनके कार्य को जाने, उन्होंने किस कठिन परिस्थिति में हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। तो आप इसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर मैंने आंसर नहीं दिया क्योंकि ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप उसे पढ़ें। नेक्स्ट है ये एज ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म, इसका आप एज बताएं। डॉग है और बनाना ट्री है, काऊ है, पैरोट, क्रो और बटरफ्लाई का दे रखा है। फिगर तीसरा है, फिगर आउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, तो आप इसको बताएं। ये 3 ही क्वेश्चन है। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल इन ऑर्गेनिज्म, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्ड एज क्लोन। क्लोन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। Hormones, this point is very important. Hormones help in the vegetative propagation. Give 2 example. कौन से हार्मोन है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने सेक्सन और सियॉन की बात की, तो जब वो मेरे स्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे कंबाइंड हैं, या फिर आपने ग्राफ्टिंग पढ़ी है, लेयरिंग पढ़ी है, लेयरिंग में भी कई पैरेलल हैं, तो या फिर वो अप एंड डाउन वर्ड वाला मेथड है, तो वहाँ पर कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप ये जरूर पढ़ेंगे। ये आपने 9th में भी पढ़ रखा है। स्टेट वेरियस फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन में लिखना है, करना है, तो आपको काफ़ी इलेबोरेट करके लिखना होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके जो प्रोसेस है उसको लिखेंगे, और उससे जो बेनिफिट हैं या उसके सिग्निफिकेंस हैं वो आप डील करेंगे थोड़ा सा। गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, और वेरियस मीन्स ऑफ ग्राफ्टिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ग्राफ्टिंग बच्चों ये देखने में तो बहुत ही छोटा लग रहा है, बट इसमें कई सारे स्टेजेज हैं। तो आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब पढ़ते हैं तो ग्राफ्टिंग इट में कि आप बोर हो जाएं कि अरे इतना लंबा केवल हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही पढ़ते जा रहे हैं, तो वो तो ठीक है क्योंकि ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो वो लंबी चेन बनी है, लेकिन आप ग्राफ्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, ये आगे भी आपको बहुत काम देगा। और इसके साथ ही बच्चों हमारा ये टॉपिक आज यहाँ ख़त्म होता है। आई होप बच्चों कि मैंने आपको जितना कुछ भी समझाया है वो आपके समझ में आया होगा, आपने अपने कॉन्सेप्ट को पूरा किया होगा, पूरा क्लियर किया होगा। साथ ही एनसीईआरटी को आप थॉरोली पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से दिए हैं उसे आप सॉल्व करेंगे, और अगला जो क्विज होगा जो आपको भेजा जाएगा उसे आप सॉल्व करेंगे, और आप अपनी तैयारी को जज करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। बच्चों केवल मार्क्स तो ही नहीं, हमें नॉलेज की भी ज़रूरत है ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। जैसा कि भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि नॉलेज इज़ द पावर। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।